मैं काफी देर से कॉरिडोर के चक्कर काट रही थी। मेरे पेट में शदीद दर्द हो रहा था। ये दर्द काफी दिन से लगातार हो रहा था, मगर पहले बर्दाश्त के काबिल था और अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मेरा शोहर उमैर दुबई में जॉब के सिलसिले में रहता था और यहाँ सब काम मुझे ही देखने पड़ते थे, घर के बाहर के। अब भी मुझे अकेले ही आना पड़ा था और इसी बात से मुझे और तकलीफ हो रही थी। भला कोई तो हो जो साथ में दिलजोई करे, मगर मेरा तो सारा ससुराल भी दूसरे शहर में था और मेका भी दूसरे शहर में। मियाँ जी ने बड़े शौक से घर बनवाया था, यहाँ के पुरसुकून माहौल में रहूंगा, मगर खुद तो दुबई चले गए और मुझे अकेला यहाँ छोड़ गए। मिसिस नूर, नर्स ने मेरा नाम पुकारा तो मैं डॉक्टर की क्लिनिक की तरफ जाने लगी, जहाँ डॉक्टर दानिश का कैबिन था। वो अल्ट्रासाउंड किया करते थे और डॉक्टर शादिया के साथ मरीजों का अल्ट्रासाउंड वही किया करते थे। डॉक्टर शादिया को सिर्फ डॉक्टर दानिश की रिपोर्ट्स पे ही भरोसा था। मैं बमुश्किल चलती हुई अंदर गई। डॉक्टर अभी कोई रिपोर्ट बनाने में मसरूफ थे। उन्होंने मुझे बेड पे लेटने का इशारा किया और खुद अपना काम मुकम्मल करने लगे। मैंने पर्दा उठाया और फिर से बराबर कर दिया और खुद बेड पर लेट गई, जहाँ लेडीज के लिए चादर रखी गई थी। मैंने चादर अपने ऊपर डाल ली। 5 मिनट बाद डॉक्टर की आवाज आई, मैं आ जाऊं मिसिज नूर? उन्होंने मुहज्जब अंदाज में पर्दे के पीछे से सवाल किया। आ जाए डॉक्टर, मैंने आयशा से जवाब दिया। डॉक्टर ने आते ही मशीन ऑन की और कुछ सेटिंग करने के बाद मेरी तरफ मुतवज्जो हुए और अल्ट्रासाउंड करने के साथ साथ सवालात भी करते गए। लेकिन मैंने देखा अचानक उनके चेहरे की रंगत कुछ अजीब सी हो गई थी। अब वो मेरे सवाल के जवाब में सिर्फ हूँ हाँ कहते जा रहे थे। उनके चेहरे पे जो तशवीश के आसार थे। मैं तो काफी घबरा गई थी। क्या हुआ डॉक्टर? मैंने घबरा के पूछा तो वो काफी देर तक चुप रहे और बोले, आप एक काम करें, कल मेरे क्लिनिक आ जाएं, बस यहाँ नजदीक ही है। इस जगह तो मैं डॉक्टर शादिया के कहने पर आया करता हूँ। आपसे सारी बात मैं आराम से करूंगा, फिलहाल आप घर चली जाएं। डॉक्टर रिपोर्ट्स बनाने लगा और मुझे एक बार गौर से देखा और फिर रुख मोड़ लिया। मगर डॉक्टर, मुझे तकलीफ हो रही है, मैं कब तक बर्दाश्त करूं? मैंने थोड़ा सा गुस्से में आकर कहा तो वो कहने लगे, नहीं, मैं डॉक्टरों को बता देता हूँ, वो आपको आज के लिए मेडिसिन दे देंगे, अभी आप जाएं। मैं बददिल होकर बाहर निकली। भला ये क्या बात थी? कुछ बता भी नहीं रहा था, ऊपर से अपने क्लिनिक आने का कह दिया। बाहर निकलकर मुझे मालूम हुआ कि डॉक्टर शाजिया के लिए कोई इमरजेंसी केस आया था, तो उनको अस्पताल जाना पड़ गया था और वो केस करवा कर ही वापिस आती थी। ऐसा अक्सर हुआ करता था, उनको जाना पड़ जाता था, लेकिन आज तो मैं बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकती थी। मैंने नर्स को कहा कि मेरा दर्द से बुरा हाल है, प्लीज मुझे कोई दवाई दे दें। तो उन्होंने डॉक्टर से फोन पर राब्ता किया और फिलहाल के लिए चंद दवाई दे दी और मैंने फार्मेसी में ही पानी की बोतल लेकर वो गोलियां निकल दी ताकि कुछ तो फर्क पड़ जाए। घर वापिस आकर मैं बहुत रोई। ये भी क्या जिंदगी थी मेरी, अकेले जियो अकेले मरो, हर दर्द तकलीफ परेशानी अकेले ही बर्दाश्त करो। शोहर तो बाहर बैठा था, बस नोट बनाने में लगा था और मैं यहाँ ये सब झेल रही थी। मैं काफी देर तक रोती ही रहती थी। कुछ देर बाद उमैर की कॉल आई तो मैंने सारा गमो गुस्सा उन्हीं पर निकाल दिया। वो काफी देर तक मुझे समझाते रहे, मगर मैं कुछ सुनने को तैयार ही ना थी। मैंने फोन काट दिया था और मैं काफी बेहतर महसूस कर रही थी। शायद दवाई ने भी असर किया था, जो दर्द भी कम होते होते खत्म हो गया था। अब मुझे सुबह फिर जाना था डॉक्टर दानिश के क्लिनिक। इन्हीं सोचों में मुझे नींद आ गई। मैं सुबह उठी तो मेरा मूड बहुत फ्रेश हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मुझे आराम की दवाई भी दी थी डॉक्टर ने, तभी तो मैं सुकून से सोई हुई थी और दर्द भी कम था, मगर फिर भी हो रहा था। मैंने मुलाजमा से नाश्ते का पूछा तो वो जल्दी से मेरा मनपसंद नाश्ता बना लाई। मुझे भी भूख लगी हुई थी और इसी तरह रोजमर्रा के कामों में शाम हो गई और मैं डॉक्टर के क्लिनिक की तरफ जाने को तैयार हो गई। कुछ ही देर में मैं वहां पहुंच चुकी थी। डॉक्टर ने मुझे क्लिनिक में बुलाया और बैठने का कहकर दरवाजे को बंद कर दिया। मैं बेचैन हो गई कि उन्होंने दरवाजा क्यों बंद किया है और वो जल्दी से भागते हुए मेरे पास आए और जो कुछ उन्होंने मुझसे कहा मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरा नाम नूर है और मैंने एक खुशहाल घराने में आंख खोली थी और जैसे मैं सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा हुई थी। बाबा को लगता था कि मैं उनके नसीब खोलने आई हूँ। मैं जैसे ही पैदा हुई बाबा को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था, वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे और इसी प्रोजेक्ट की वजह से वो कहां से कहां पहुंच चुके थे। उनका छोटा सा कारोबार अब बहुत फैल चुका था। मेरे बाबा मुझे प्यार से नूरी कहकर बुलाते थे। मैं बहुत लाड प्यार में पली बड़ी थी। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, मगर मेरी जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ था। मुझे महसूस होता था कि हमारे घर में कोई ऐसा राज छुपा है जो मुझे कभी मालूम नहीं हुआ था, मगर कुछ तो था जिसकी पर्दादारी थी। मैं बाबा और मामा को कई बार अकेले में किसी बात पर बहस करते हुए देखा करती थी, मगर वो मुझे देखकर खामोश हो जाया करती थी। मैं चाहकर भी उनसे ये राज मालूम नहीं कर पाई थी। कॉलेज के बाद जब मैं अपनी छुट्टियां गुजार रही थी तो मैंने नोट किया, बाबा के घर से जाते ही मामा ड्राइवर को गाड़ी निकालने का हुक्म देती और उनके साथ कहीं चली जाती। पहले तो मैंने गौर नहीं किया, मगर फिर एक दिन जब मैंने पूछा तो मामा हड़बड़ा गई और कहा, नूर बेटा, मैं जहाँ जाती हूँ वो मैं आपको नहीं बता सकती। उनकी इस बात पे मैं अजीब नजरों से उनको देखने लगी। मामा, ऐसी क्या बात है जो आप मुझे नहीं बता सकती? मैंने अचंभे से कहा तो उन्होंने बड़ी फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, नूर तुम परेशान ना हो, मैं बस अपने दोस्तों से मिलने चली जाया करती हूँ, घर में रहकर बोर हो जाती हूँ। उन्होंने रुख मोड़कर बमुश्किल कहा, मामा ये क्या बात हुई? भला अपने घर में कौन बोर होता है? और अब तो मैं भी घर पे होती हूँ। मुझे शदीद हैरत होने लगी थी। भला ऐसी भी क्या बात थी?
वो अपनी इकलौती बेटी के साथ वक्त गुजारने के बजाय दोस्तों के पास चली जाती थी। मेरी बात पे वो बस सर झटक कर वहां से चली गई और मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी उनके ख्यालात सुनकर। जबकि बाबा तो जब भी घर में होते बस मेरे ही आगे पीछे फिरा करते थे और उनकी हर मुमकिन कोशिश हुआ करती थी कि वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करें। वैसे तो मम्मा भी मुझे बहुत प्यार दिया करती थी, मगर आज उनका रवैया कुछ अजीब सा था। मैंने जब सोचना शुरू किया तो मुझे महसूस हुआ कि मम्मा मुझे बाबा से लाड करते देखकर कुछ उदास हो जाया करती थी। अब तो मुझे शक होने लगा था कि वो मेरी सुतेली माँ तो नहीं है, मगर ये कैसे मुमकिन था। मैंने अपनी पैदाइश की तस्वीर देखी थी, उनमें मम्मा ही थी जो हॉस्पिटल में मुझे गोद में लिए मुस्कुरा रही थी और उनके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। मैं जब छोटी थी तो बहुत डर जाया करती थी वो ड्रिप देकर और पूछा करती थी, मामा आपको हाथ पे क्या हुआ है? तब वो हंसती थी और कहती, जब आप पैदा हुई तो डॉक्टर ने मुझे ये ड्रिप लगाई थी ताकि मुझे ताकत मिले और मैं आपका ख्याल रख सकूं। ये बातें याद आती तो मेरा शक दूर हो जाया करता, मगर घर में जो कुछ हो रहा था वो कुछ अलग सा था। एक बार मैंने मम्मा का पीछा करने का सोचा और दूसरे दिन मैं उनके जाने से पहले ही तैयार बैठी थी और मैंने कैब भी मंगवाई थी जिसे मैंने घर से कुछ दूर रुकने को कहा था और जब मम्मा चली जाती तब मैं उनका पीछा करती। इसके बदले कैब वाले ने डबल किराया लिया था। मामा के घर से निकलते ही मैं बाहर भाग गई और ड्राइवर को मामा की कार का पीछा करने का कहा। यूं हम काफी देर तक उनका पीछा करते रहे। पहले तो एक रेस्टोरेंट में गई और वहां से ढेरों बॉक्सेस अपनी कार की डिग्गी में रखवाए जिनमें शायद खाने का सामान था, और फिर एक टक शॉप में गई जहां से उन्होंने बच्चों के लिए गुब्बारे और गिफ्ट वगैरह खरीदे और वो भी कार में रखवाए। इसके बाद वो किसी फलाही अदारे में गई और वहां काफी देर तक अंदर रही। मैं देख रही थी ड्राइवर ने एक बंदे के साथ वो खाने पीने का सामान निकलवाया था और अंदर ले गई, मगर कुछ फूल और गुब्बारे वगैरह मामा अपने हाथ में लेकर अंदर गई थी। बाकी का सारा सामान ड्राइवर ने निकलवाया था और तकरीबन 2 घंटे बाद मामा बाहर निकली थी। जाते वक्त वो जितनी खुश लग रही थी, वापसी में उनका चेहरा उतना ही उतरा हुआ था। वो गाड़ी में बैठकर रवाना हुई थी और मुझे लगा वो घर की तरफ जाएंगी। तभी मैंने जल्दी से टैक्सी ड्राइवर को वापस चलने का कहा और मेरी जल्दी जल्दी मचाने पर वो काफी जल्दी ही मुझे घर ले आया। मैंने उसको किराया दिया और जल्दी से अंदर की तरफ भाग गई। मैंने मुलाजिम को कुछ नहीं बताया था कि मैं कहीं बाहर गई थी और ना ही किसी ने मुझे जाते देखा था। बस वापिस आते देखा था चौकीदार ने और कोई सवाल ना किया था। और वो मम्मा की भी आदत नहीं थी कि वो मुलाजमीन से पूछताछ करती, लेकिन मेरी तवक्को के बरक्स मामा 2 घंटे बाद वापस आई। अब मैं पछता रही थी कि मैं इतनी जल्दी क्यों वहां से वापस आ गई। मैंने मामा की तरफ गौर से देखा, वो काफी थकी थकी सी लग रही थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने उनको गले से लगा लिया तो वो मेरी अचानक हरकत पे हंसने लगी। क्या कर रही हो? अपनी प्यारी मम्मा से प्यार कर रही हूँ, मैंने लाड से कहा तो उन्होंने मेरा माथा झूम लिया। मुझे बहुत नदामत होने लगी थी कि मैंने अपनी मामा को कितना गलत समझा। वो तो नेक काम करने के लिए जाया करती थी और शायद इसलिए मुझे नहीं बताती थी कि उनकी नेकी बर्बाद ना हो जाए। उस दिन के बाद मैंने उनकी टो में लगना छोड़ दिया। वैसे भी मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने वाला था। मैं अपनी तालीम के लिए बहुत संजीदा थी। अब मैंने आगे की प्लानिंग पे ध्यान देना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर मैं एक रात जब पानी पीने के लिए किचन की तरफ जाने लगी तो मुझे बाबा के कमरे से बातों की आवाजें आने लगी। वो बातों की नहीं, हमेशा की तरह बहस की आवाजें थी। मैं तजस्सुस में आ गई थी और मैंने दरवाजे से कान लगाकर सुनना शुरू किया। मुझे मालूम था कि ये बात ठीक नहीं है, मगर ये मेरे वालिदैन का मसला था और मुझे हर बात हर हाल में जाननी थी, क्योंकि वो हर वक्त ऐसे ही लड़ा करते थे। आखिर ऐसी क्या बात थी जो उनको सुकून से रहने ही नहीं देती थी। मुझे अब उनकी बातें सुनाई दे रही थी, बल्कि दरवाजा भी हल्का सा खुला हुआ था। मुझे वो दोनों दिखाई भी दे रहे थे। मैंने मम्मा को बाबा से उलझते हुए देखा था और बाबा मुसलसल नाम गर्दन हिलाए जा रहे थे। ये नामुमकिन है सारा, मैं तुम्हें कितनी बार मना कर चुका हूँ, अब तुम भी ये बहस बंद कर दो। वो अचानक गुस्से में आ गए थे। मम्मा रोने लग गई थी। आखिर क्यों करते हैं आप ये सब? क्या मेरा कोई हक नहीं है इस घर पर? वो भी चिल्लाने लगी थी। मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैं अंदर चली गई। बिना सोचे समझे मुझे देखकर उन दोनों का रंग उड़ गया था। मामा ने जल्दी से रुख मोड़कर आंसू पोंछे और वॉशरूम की तरफ जाने लगी, जबकि बाबा मेरी तरफ आने लगे। नूर बेटा, आप यहाँ इस वक्त? बाबा काफी बुखला गए थे और मेरे शानों पे हाथ रख के मुझे सोफे पे बिठाया। ये सब क्या हो रहा था बाबा? आप लोग क्यों इस तरह लड़ते रहते हैं? आज मैं भी सब जान लेना चाहती थी। कुछ नहीं गुड़िया, ऐसी कोई बात नहीं, बस आपकी मामा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं उनको यही समझा रहा था कि डॉक्टर के पास चलते हैं, मगर वो मान ही नहीं रही। अब देखो, इस बात में मुझे गुस्सा तो आएगा ना। वो मुझे बहलाने लगे। बाबा क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? मैंने उनके हाथ में अपना हाथ रखा तो वो नजरें चुराने लगे। आज की बात नहीं है कि ऐसा हो रहा है। मैं तकरीबन रोज ही आप लोगों को झगड़ते हुए देखती हूँ। मैंने महसूस किया मामा दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हैं। कोई बात उनको खाए जा रही है। प्लीज आप मुझे सब बता दें। मैंने बाबा को ये सब कह तो दिया था, मगर उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर मुझे रोना आ गया। बाबा, आई लव यू। मुझसे आप लोगों को ये उदास नहीं देखा जाता। प्लीज मुझे सच बता दें। मैं अचानक फूट फूट कर रो पड़ी और बाबा ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। मुझे महसूस होने लगा था कि उनके आंसू भी मेरे बालों में जज्ब हो रहे थे। मेरा दिल और भी दुखने लगा था। आज मैंने अपने हंसते मुस्कुराते बाबा को भी रुला दिया था। कुछ देर बाद मामा भी वॉशरूम से निकल आई थी और मुझे अब तक वहाँ बैठा देखकर चूक गई। नूर, आप अब तक यही हो बेटा? चलो अपने रूम में जाओ।
बाबा को परेशान मत करो। वो मेरी तरफ लपकी और मेरा हाथ थाम कर उठाने की कोशिश की, मगर बाबा ने मुझे थाम लिया था। सारा, अब हमारी बेटी इतनी समझदार हो गई है कि अपने माँ बाप का दुख समझ सकती है, बाबा ने आप दीदा होकर मामा से कहा। तो मामा फिर से रोने लग गई और मैं बस अक्का बक्का उन दोनों को देखे जा रही थी। आखिर ऐसा क्या राज था कि वो दोनों रोए जा रहे थे। मेरे दिल में अजीबो गरीब ख्यालात उभरने लगे थे और मैंने जल्दी से मुंह खोला, बाबा मुझे जल्दी से बता दें, मेरा दिल बैठा जा रहा है। फिर बाबा ने जो बताया वो मेरे लिए बहुत बड़ा धचका था। मैं ख्वाबों में भी नहीं सोच सकती थी कि ऐसा हो सकता है। बाबा ने बताया, मामा और बाबा आपस में फर्स्ट कजन थे। उन्होंने अपनी पसंद से ममा से शादी की थी। वो दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। फिर शादी के 3 साल बाद उनको एक बेटा पैदा हुआ जो कि बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा था। वो मुझसे 5 साल बड़ा था। उन्होंने उसका नाम आदिल रखा था। वो जब पैदा हुआ था तो बाबा ने बहुत बड़ा जश्न मनाया था। बाबा के तो पैर जमीन पे न टिकते थे। बाबा और मामा अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश और मुतमईन थे कि एक दिन आदिल की तबीयत अचानक खराब हो गई और जब उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए तो काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि उसको स्ट्रोक हुआ था, जिसकी वजह से उसके दिमाग की रगें मुतासिर हो गई थी। अब वो बहुत कमजोर हो चुके थे, हिलने जुलने से भी कासिर थे। बाबा ने उसके काफी टेस्ट करवाए, मगर जब उन्हें असल बात मालूम पड़ी तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। जब शहर के सबसे बड़े डॉक्टर ने उनको बताया कि आपके बच्चे को स्ट्रोक नहीं हुआ है, बल्कि ये तो पैदाइशी मजदूर है, इसका कोई इलाज नहीं है, वजनी ज़ाब्ता डॉक्टर ने अफसोस से कहा। बाबा तो जैसे ये बात सुनकर टूट चुके थे। मगर डॉक्टर साहब, कोई तो इलाज होगा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। देखिए, मैं आपको मशवरा देता हूँ कि अब आप दूसरा बच्चा पैदा करने की कोशिश ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि आपकी कजन मैरिज है। जैसे कि आपने बताया कि आप दोनों के वालिदैन भी कजन मैरिज थी, तो ये सब इसी वजह से है। कजन मैरिज अगर 3 नस्लों तक ट्रांसफर होती रहे तो कई कॉम्प्लिकेशंस हो जाया करती हैं, जैसे कि किसी को तो औलाद ही नहीं होती, किसी को होती है तो जिंदा नहीं रहती, यहाँ कोई दिमागी खलल या फिर कोई और बीमारी लग जाती है। आपके साथ भी बदकिस्मती से यही हुआ है। डॉक्टर की बात सुनकर मम्मा और बाबा बिल्कुल टूट चुके थे। मामा तो बिल्कुल खत्म हो गई थी, सारा दिन बच्चे के साथ लगी रहती, उनको कोई होश ना था। उनके कपड़े कई दिनों तक मैले हो जाया करते थे, मगर उनको कोई ख्याल ना होता। आदिल जब 5 साल का हुआ तो अचानक मामा की तबीयत खराब रहने लगी, तो मालूम हुआ कि वो फिर से उम्मीद से थी। बाबा सख्त तैश में आ गए थे। उन्होंने वो बच्चा गिराने की बहुत कोशिश की, मगर मामा की जान को खतरा था और यूं मैं इस दुनिया में आ गई, और वो भी बिल्कुल सही सलामत। उन दोनों के दिल में जो खदशात थे वो सब अपनी मौत आप मर चुके थे। मुझे पाकर जैसे उनको नई जिंदगी मिल गई थी। मगर मम्मा अब भी आदिल के लिए बेचैन रहा करती थी, और उनका हल बाबा ने ये निकाला कि उसे एक फलाही इदारे में भेज दिया। बाबा ने उनको ढेरों रकम दी थी और बाई के लिए मखसूस कमरा भी तामीर करवाया था और जरूरत की हर चीज मुहैया की थी। अपने खास मुलाजिम भी उनकी देखभाल किया करते थे, मगर मामा इस बात पर राजी नहीं थी। उनका दिल खून के आंसू रो रहा था जब बाबा ने जबरदस्ती आदिल को वहां भिजवाया था ताकि मुझ पे कोई गलत असर ना पड़े। और अब इतने सालों बाद मम्मा रोज अपनी ममता से मजबूर होकर बाई से मिलने जाया करती थी, जहाँ व्हीलचेयर पर बैठे हुए उनको देकर कुछ हो जाया करता था। मम्मा देर तक उनके पास बैठा करती और अपने हाथों से खाना खिलाती, मगर बाबा अब भी उनको घर वापस लाने के लिए राजी नहीं थे कि कहीं मेरे जहन पर असर ना पड़े। वो मुझे ये बात भी मालूम होने नहीं देना चाहते थे, मगर आज मैंने वो राज जान लिया था कि क्यों मेरी माँ मेरे साथ होते हुए भी मेरे पास नहीं होती थी, और बाबा इतने सख्त कैसे हो सकते थे। अपने बेटे को खुद से दूर रखते थे और कभी उनसे मिलने भी नहीं गए थे कि उनसे अपने बेटे की ये हालत देखी ना जाती थी। अब वो जवान हो गया था, उसकी दाढ़ी मूंछ निकल आई थी और मम्मा रोज उसकी शेव करवाया करती। उस मासूम को तो कुछ मालूम ही नहीं था। ये जानकर मुझे जितनी तकलीफ हुई थी वो मैं ही जानती थी। मैंने बाबा से जिद की, हम कल ही बाई को यहाँ लाएंगे। इतना कुछ होते हुए वो किसी फलाही अदारे में रहे। मैं सोच सोच कर रोए जा रही थी और मेरी जिद पे मजबूर होकर दूसरे ही दिन बाबा बाई को घर ले आए। मैं बहुत रो रही थी, मुझे उन पर टूटकर प्यार आया। मैंने देखा मामा के चेहरे से खुशी झलक रही थी। आखिर इतने सालों के बाद वो अपने जिगर के गोशे को अपने साथ लाई थी। अब हम दोनों माँ बेटी बाई का बहुत ख्याल रखते थे। मेरे भाई में काफी बदलाव आता जा रहा था। मैंने देखा था वो पागल नहीं थे, बस उनका जहन छोटा रह गया था। वो खुद को छोटा सा बच्चा समझते थे और वो बातें भी किया करते थे। कभी कभी तो ऐसी बातें करते थे कि सियाने भी शर्मा जाएं। अब बाबा भी खुश थे। मेरी आदल से काफी दोस्ती हो गई थी। रोज चॉकलेट लेकर आती तो वो बहुत खुश होते। इस तरह दिन गुजरते गए और मेरे कजन का रिश्ता आया मेरे लिए, मगर बाबा ने पहली बार में ही उनको मना कर दिया और जल्द ही मेरी शादी उमैर से करवा दी। मैं उनको पाकर बहुत खुश थी। उमैर हर 4 माह बाद आया करते थे। अब की बार भी उनको गए हुए 4 माह हो गए थे और मेरी तबीयत खराब रहने लग गई थी। मगर आज जो डॉक्टर दानिश ने मुझे बताया था, मेरे पैरों तले जमीन निकल चुकी थी। डॉक्टर का कहना था कि मैं उम्मीद से हूँ, मगर मेरे पेट में जो बच्चा है वो शायद जहनी तौर पर ठीक नहीं है। 3 साल बाद मुझे ये खुशखबरी सुनने को मिली थी और साथ में ये भयानक इंकिशाफ भी। या मेरे अल्लाह, ये सब क्या था? मेरा सर चकराने लगा था। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर ने मुझे संभाला, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे तो इल्म ही नहीं हो सका मैं 4 माह से प्रेग्नेंट हूँ। मैंने अपने आंसू छुपाते हुए पूछा, हौसला रखे मैडम, होता है कभी कभी ऐसा, और आपका पहला बेबी है तो आपको ज्यादा तजुर्बा भी नहीं था। लेकिन आप परेशान ना हो,
اس کا حل ہے میرے پاس۔ وہ مجھے تسلی دینے لگا اور میں نے چونک کر دیکھا، کیا میں نے یہاں آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ یہ بچہ گرا دیں؟ اس نے کہا تو میں اچانک اچھل پڑی۔ یہ سب آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں یہ گناہ ہرگز نہیں کروں گی۔ میں نے ان کو بہت سخت سے سنائی اور وہاں سے نکل آئی، جبکہ وہ کہتے رہے کہ میں آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں گھر پہنچ کر بہت روئی تھی۔ میں عمیر کو بھی نہ بتا سکتی تھی، لیکن جب میں نے مما کو بتایا تو وہ بہت پریشان ہو گئی اور مجھے کہا کہ کسی کو بتائے بغیر یہ بچہ گرا دو ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ مما کی بات سن کر مجھے شوق لگا۔ مما مجھے قتل کر سکتی ہیں؟ میں نے پوچھا تو وہ پریشان ہو کر کہنے لگی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کوئی ماں اپنی اولاد کو کیسے قتل کر سکتی ہے؟ تب وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ ان کو اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ میں بھی ماں تھی اور کیسے اپنی اولاد کو قتل کر سکتی تھی؟ میں نے اپنے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا اور سب اسی پر چھوڑ دیا۔ یہ دعا ہمیشہ میری زبان پر رہا کرتی تھی اور اب تو اور زیادہ پڑھا کرتی تھی۔ میں نے عمیر کو سب کچھ بتا دیا تھا، وہ بھی چپ ہو گئے تھے۔ میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا بھی چھوڑ دیا اور نہ الٹرا ساؤنڈ کروایا کرتی، بس مجھے اپنے رب پہ بھروسہ تھا۔ سب لوگ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ جب 9 ماہ بعد میں نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا تو ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے۔ میرا یقین جیت گیا تھا، میرا بچہ بالکل ٹھیک تھا۔ ڈاکٹر انصاری رپورٹس دے کر خوش ہو کر بتایا، یہ تو معجزہ ہی ہو گیا، ماشاءاللہ آپ کا بچہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور میں نے اپنے رب کا شکریہ ادا کیا جس نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا۔